में हुई है, पर इतना बड़ा घर, हैरान रह गई। शादी के जोड़े में खड़ी हुई वो बस एकटक उस बड़े से घर को देख रही थी, जिसके बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी। उसे देखने से ही लग रहा था कि जैसे वो कोई राजमहल हो। कंचन, इधर उधर क्या देख रही हो बेटा? इस चावल के लोटे पर पैर लगाओ और अंदर आ जाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर कंचन असली दुनिया में आई और उसने लोटे पर पैर लगाया और गृह प्रवेश किया। कंचन बेटा, आज से ये तुम्हारा घर है। यहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बाबूजी, मैं भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कंचन की शादी प्रभाकर से हुई थी। रंजीत सिंह और प्रभाकर दोनों मिलकर अपने बड़े से बिजनेस को संभाल रहे थे। कंचन एक बेहद ही गरीब घर की लड़की थी। उसकी माँ जया लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम किया करती थी। उधर जया बहुत खुश थी कि उनकी बेटी एक बड़े से घर में ब्याही गई है। जया रंजीत सिंह के एक दोस्त के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। रंजीत सिंह की एक दिन कंचन पर नजर पड़ती है और वो अपने बेटे के लिए उसे पसंद कर लेता है। कंचन बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उस दिन रंजीत सिंह के दोस्त के यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन था, जहाँ कंचन अपनी माँ का हाथ बटा रही थी। उसे इस तरह अपनी माँ के साथ काम करता हुआ देखकर रंजीत को वो अपने बेटे के लिए बेहद पसंद आ गई थी। फिर एक दिन वो जया के पास गया। उस समय कंचन घर पर नहीं थी। देखो बहन जी, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। मेरा बेटा बड़ा ही काबिल है। तुम चाहो तो उसे देख भी सकती हो। मैं बस गरीब घर की लड़की इसलिए लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो घर को संभाल लेगी। आह, ये तो आप जैसे बड़े लोगों की मेहरबानी है, वरना कौन गरीब घर की लड़की को अपने इतने बड़े घर की बहू बनाता है। पर बहन जी, बस आपसे एक प्रार्थना है। शादी के बाद आप कंचन से रिश्ता नहीं रखेंगी। ये सुनकर जया को जोरदार झटका लगता है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? कंचन मेरी इकलौती लड़की है। मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा, लेकिन बहन जी, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शादी के बाद कंचन को वो घर देखना है। अपने रिश्तेदारों को मैं नहीं चाहता कि पता चले कि वो इतने गरीब घर से आई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपका भी ध्यान रखूंगा। आपके लिए अच्छी जगह घर ले दूंगा और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जिंदगी के साल ही कितने बचे हैं। अगर मेरी बेटी का भविष्य अच्छा हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कंचन इस बारे में कुछ नहीं जानती थी और कुछ महीने बाद उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और इसी तरह शादी के 6 महीने निकल जाते हैं। सुनो प्रभाकर, 6 महीने हो गए हैं हमारी शादी को। मैं अपनी माँ से मिलने नहीं गई। क्या आप मुझे मेरी माँ की तरफ छोड़ देंगे? देखो कंचन, इस बारे में तो माँ पिताजी से बात करो। कंचन अपने सास ससुर के पास जाकर यही बात दोहराती है। अरे कंचन बिटिया, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। तुम्हारी माँ अब वहां नहीं रहती है। कुछ दिन पहले मैं वहां काम से गया था। तुम्हारे घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा अब वो यहाँ नहीं रहती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मेरी माँ वहां से कहाँ जा सकती है? उनका तो कोई और ठौर ठिकाना भी नहीं है। ना ही उनका मायका है और ना ही ससुराल। और आप ये बात मुझे आज बता रहे हैं? आप इतना शांत कैसे रह सकते थे? ये कहकर कंचन रोने लगती है और प्रभाकर से कहती है कि वो उसे वहां से लेकर जाए। जब तक वो खुद नहीं देख लेगी उसे तसल्ली नहीं होगी। हाँ हाँ प्रभाकर, अगर कंचन बिटिया कह रही है तो तुम इसे ले जाओ। कंचन अपने पति के साथ अपनी माँ के घर जाती है। वहां सचमुच में जया नहीं थी। वो पड़ोस में भी पता करती है। सब कहते हैं कि वो तो तेरी शादी के अगले दिन ही यहाँ से चली गई थी। माँ, माँ ऐसा कैसे कर सकती है प्रभाकर? मेरे सिवा माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं कैसे भूल जाऊं? मेरी माँ ने मुझे बचपन से अब तक कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो ऐसे कैसे जा सकती है? देखो कंचन, अब कुछ नहीं हो सकता। हम तुम्हारी माँ को ढूंढने की